बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर अहमद है और आज हम सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये सब्जेक्ट है फार्मेसी टेक्नीशियन पार्ट 1 के बच्चों के लिए। और माइक्रोबायोलॉजी का आज हम चैप्टर 1 स्टार्ट करने जा रहे हैं और इसका चैप्टर 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। तो सबसे पहले ना हमें ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो लफ्ज़ माइक्रोबायोलॉजी है ये कहाँ से आया है और इसका माखिज़ क्या है। इस चीज़ को हम कहते हैं एटमोलॉजी। एटमोलॉजी का मतलब ये होता है कि जो भी लफ्ज़ हम बायोलॉजी में यूज़ कर रहे हैं ना, उसका माखिज़ क्या है, वो कहाँ से निकला है। तो हम जितने भी लफ्ज़ बायोलॉजी में यूज़ करते हैं ना, वो ज़्यादा जो यूज़ होते हैं उसका जो माखिज़ होता है वो यूनानी ज़ुबान होती है। तो माइक्रोबायोलॉजी भी लफ्ज़ यूनानी ज़ुबान से निकला है और हमारे पास दो ग्रीक वर्ड्स हैं, दो यूनानी ज़ुबान के लफ्ज़ हैं। फ़र्स्ट को हम कहते हैं माइक्रोन और माइक्रोन का मतलब होता है स्मॉल। और दूसरा लफ्ज़ हमारे पास बायोलॉजी है, इसका मतलब होता है स्टडी ऑफ लाइफ। तो देखें इसके नाम से पता चल गया कि माइक्रोबायोलॉजी क्या है, ये स्टडी ऑफ स्मॉल लाइफ है या स्मॉल लिविंग ऑर्गेनिज्म है। लेकिन अगर हम स्मॉल की बात करें तो कितने स्मॉल, इतने स्मॉल कि जो चीज़ आपको अपनी आंख से नज़र ही ना आ सके, ठीक है, उसको हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करते हैं। तो बेसिकली जो चीज़ आपको अपनी आंख से नज़र नहीं आती उसको हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहते हैं, उनको माइक्रोब्स कहते हैं। जिस तरह बैक्टीरिया वायरस होते हैं तो इनकी स्टडी को माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ मैंने इसकी डेफिनेशन लिख दी है। तो ये बायोलॉजी की ब्रांच है विच डील्स विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज़म। तो इसमें हम किसको स्टडी करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को, और माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स को हम माइक्रोब्स भी कह सकते हैं, ठीक है। और साथ हमने एंड देयर इफ़ेक्ट्स ऑन लिविंग ऑर्गेनिज़म, साथ हम ये भी चेक करते हैं कि ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स हैं इनके असरात आगे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स के ऊपर क्या हैं, ठीक है। जिस तरह बैक्टीरिया होते हैं वो हमारे लिए कुछ बैक्टीरिया नुकसानदेह होते हैं, जिस तरह ये कोलरा बैक्टीरिया होता है या कैम्पेलोबैक्टर होता है, ये हमारे अंदर डिजीज़ पैदा करते हैं, ठीक हो गया। लेकिन कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए फ़ायदेमंद भी होते हैं। जिस तरह अगर हम ये कैटल बफलो की बात करें, ये वाले जो एनिमल्स होते हैं इनके स्टमक के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं तो वहाँ पे एक सेलुलोज एंजाइम बनाते हैं जो आगे उनकी जो प्लांट की डाइजेशन में उनको हेल्प कर रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये हमारे ऊपर इनके इफ़ेक्ट्स हैं, इनके असरात क्या हैं, इसको भी हमने स्टडी करना है, ठीक है। फिर नोट मैंने एक चीज़ लिखी है, द एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रोब्स आर आल्सो स्टडीड इन माइक्रोबायोलॉजी, कि अब ये वाले जो माइक्रोब्स हैं जो भी ये काम कर रहे हैं, ठीक है, इसको भी हम माइक्रोबायोलॉजी में स्टडी करेंगे। अब ये कौन से काम, जिस तरह बैक्टीरिया फर्मेंटेशन में यूज़ हो रहे हैं, ठीक हो गया, तो फर्मेंटेशन इनकी एक्टिविटी है, तो इसको भी हम किस में स्टडी करेंगे, माइक्रोबायोलॉजी में, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोबायोलॉजी में हमने जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज़म है ना, ठीक है, उनकी शक्ल कैसी होती है। जिस तरह बैक्टीरिया, डिफरेंट बैक्टीरिया, वायरस होते हैं, फंजाई होती है, ठीक है, प्रोटोजोन्स होते हैं, इनकी शक्लें कैसी हैं, फिर इनका स्ट्रक्चर कैसा है कि बैक्टीरिया अगर आप स्टडी कर रहे हैं तो बैक्टीरिया के अंदर कौन सी चीज़ें हैं। अगर आपके पास एक प्रोटोजोन है, जिस तरह अमीबा, पैरामीशियम प्रोटोजोन होते हैं, तो अमीबा के अंदर क्या है, पैरामीशियम के अंदर क्या है, ठीक है। और फिर ये वाले जो ऑर्गेनिज़म हैं ये रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं। अब बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन करने का अलग तरीका है, वायरस का अपना तरीका है और प्रोटोजोन्स के अपने तरीके हैं। और फिर मेटाबॉलिज्म कहते हैं कि एक सेल के अंदर जितने भी रिएक्शंस हो रहे हैं उनको हम मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो अब देखें बैक्टीरिया, प्रोटोजोन, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, तो इनके अंदर बहुत सारे क्या हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं। जिस तरह ये ग्लाइकोलाइसिस है तो ग्लाइकोलाइसिस प्रोटोजोन के अंदर भी हो रही है और बैक्टीरिया के अंदर भी हो रही है, तो ये सारा मेटाबॉलिज्म है, तो इसको हम स्टडी करेंगे। और फिर आइडेंटिफिकेशन, कि अगर आपके पास कोई माइक्रोब है तो उसको आपने आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको आपने पहचानना कैसे है। जिस तरह बैक्टीरिया की अपनी शक्ल है, प्रोटोजोन की अपनी है, फंजाई की अपनी है, ठीक है, तो इनको आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है इनकी। तो ये सारी चीज़ें हम किस में स्टडी करते हैं, माइक्रोबायोलॉजी में। और इसके अलावा आपने इट आल्सो इंक्लूड्स स्टडी ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन इन नेचर। तो आपने ये भी स्टडी करना है कि ये वाले जो माइक्रोब्स हैं ये दुनिया में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं और इनकी जो प्रोडक्शन है या इनका जो नंबर है वो कहाँ पे ज़्यादा है और किस माहौल में ज़्यादा होते हैं, तो ये देखना है। और फिर इनके आपने देखने हैं बेनिफिशियल एंड डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स। मैं पहले बता चुका हूँ कि कुछ हमारे पास जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे लिए फ़ायदेमंद होते हैं, ठीक हो गया। जिस तरह कुछ बैक्टीरिया से हम क्या बनवा रहे हैं, बहुत सारे बैक्टीरिया इंसुलिन बनाने में यूज़ हो रहे हैं, हार्मोन्स बन रहे हैं, मेडिसन उससे बन रही है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। और कुछ हमारे लिए क्या हैं, डेट्रीमेंटल, मतलब जो हमारे लिए नुकसानदेह हैं। जिस तरह मैंने बात की, हमारे पास कैम्पेलोबैक्टर बैक्टीरिया, हमारे पास कोलरा ये होता है जो कोलरा का बायस बनते हैं, हैज़े का, ठीक हो गया। तो ये सारे बैक्टीरिया हमारे पास क्या हैं, ये नुकसानदेह हैं।
एंड देयर रिलेशनशिप, फिर आपने ये भी स्टडी करना है देयर रिलेशनशिप टू ईच अदर, कि आप देखें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का आपस में क्या ताल्लुक है। ठीक है, जिस तरह बैक्टीरिया वायरस की बात करें, कुछ वायरस जो होते हैं वो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करते हैं, जिस तरह हमारे पास ये बैक्टीरियोफेज वायरस होते हैं, ये ई कोलाई बैक्टीरिया होते हैं, उसके ऊपर अटैक कर रहे हैं। ठीक है, तो ये इनका आपस में रिलेशन है। एंड टू अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर हमने ये देखना है कि इनका आपस में क्या रिलेशन और फिर इनका दूसरे लिविंग जानदारों के साथ क्या रिलेशन है। जिस तरह आप कह सकते हैं जब प्रोटोजोन की अगर हम बात करें, उसमें एक प्लाज्मोडियम है, तो प्लाज्मोडियम हमारे अंदर मलेरिया पैदा कर रहा है, तो आप देखें ये प्लाज्मोडियम का हमारे साथ एक रिलेशन है, एक ताल्लुक है। ठीक हो गया, तो बहुत सारे बैक्टीरिया आपकी बॉडी के अंदर पाए जाते हैं, आपकी स्मॉल लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर रहते हैं और वहाँ पे बहुत सारे विटामिन बना रहे हैं। ठीक है, तो ये रिलेशन है हमारा इन जानदारों के साथ। ठीक है, तो ये सारी बातों के बाद आपको ये पता होना चाहिए कि ये वाला जो माइक्रोब है इसका लफ्ज़ी मतलब क्या है। तो माइक्रोब हम कहते हैं ये एक टीनी क्रेचर है, मतलब नन्ही मखलूक है, इतनी छोटी है, इतनी नन्ही है जो आपको अपनी आंख से नज़र ही नहीं आती। ठीक है, आगे मैंने लिख दिया दैट कैन नॉट बी सीन विद नेकेड आई, मतलब ये वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये वाले जो माइक्रोब्स हैं, ये इतने स्मॉल है कि इनको आप अपनी आंख से देख नहीं सकते। तो फिर इनको हम कैसे देखेंगे, तो इनको देखने के लिए आपको माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। और माइक्रोस्कोप हमारे पास दो तरह की होती है, एक सिंपल माइक्रोस्कोप होती है जिसको हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कहते हैं, लेकिन इसकी जो एडवांस फॉर्म है उसको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप कहते हैं। और यहाँ मैंने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बहुत सारी एग्जांपल लिख दी हैं, जिस तरह हमारे पास बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म में आते हैं, वायरसेस आते हैं, प्रोटोजोन्स आते हैं, फंजाई आते हैं और आर्किया भी बैक्टीरिया का एक ग्रुप है, लेकिन ये पुराना ग्रुप है। सबसे पहले ज़मीन के ऊपर जो बैक्टीरिया आए थे वो आर्कियो बैक्टीरिया थे। ठीक है, और इनकी अपनी एबिलिटी होती है कि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को ये बर्दाश्त कर सकते हैं, मतलब ये कोई 120 डिग्री सेल्सियस के करीब टेम्परेचर को बर्दाश्त कर सकते हैं। तो ज़मीन के ऊपर सबसे पहले जो लाइफ आई थी वो ये आर्कियो बैक्टीरिया थे। और इसके बाद हम थोड़ी सी ये माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री को डिस्कस करते हैं कि ये माइक्रोबायोलॉजी कैसे डिस्कवर हुई। तो सबसे पहले ना हमारे पास एक साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट हुक। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने 1665 में अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफी, ये इसकी पब्लिकेशन है। ठीक है, तो रॉबर्ट हुक ने ना सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया था। अब इसने सेल को कैसे डिस्कवर किया था, हमारे पास वो प्लांट की ना एक बार्क होती है, छाल जिसको हम कहते हैं, तो छाल का एक पीस होता है जिसको कोर कहते हैं। तो इसने क्या किया, इसने कोर का एक पीस लिया, ये देखें कोर का इसने पीस लिया, लेकिन इतने बड़े पीस को आप माइक्रोस्कोप में नहीं देख सकते, तो पहले उसने इस पीस को छोटा किया। ठीक हो गया, और बाद में उसने क्या किया, इस पीस को बिल्कुल बारीक कर दिया। ठीक हो गया, तो जब ये बिल्कुल बारीक हो गया तो इसको इसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा। तो जैसे इसने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो उसको ना माइक्रोस्कोप के अंदर इस तरह ना छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स नज़र आए, मतलब छोटे छोटे इस तरह उसको ना छोटी छोटी थैलियाँ नज़र आई माइक्रोस्कोप के अंदर। ठीक है, तो उसने ये वाली जो थैलियाँ नज़र आई ना, उसने इन थैलियों को सेल का नाम दे दिया। उसने कहा ये सेल है, और फिर इसने सेल के बारे में अपनी एक थ्योरी पेश की कि सेल एक खाली जगह है, क्योंकि सेल के अंदर उसको कुछ भी नज़र नहीं आया था। तो रॉबर्ट हुक ने सबसे पहले सेल को डिस्कवर किया। तो जब सेल डिस्कवर हो गया तो उसके आप कह सकते हैं, ये देखें 5 साल के बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसको हम कहते हैं लीवन हुक। ठीक है, तो लीवन हुक ने सबसे पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया। क्योंकि रॉबर्ट हुक से पहले माइक्रोस्कोप बन चुकी थी, माइक्रोस्कोप बनी है ये 1590 के करीब। ठीक हो गया, तो रॉबर्ट हुक ने भी माइक्रोस्कोप में ये कोर को देखा तो उसको सेल नज़र आए। तो लीवन हुक ने भी क्या किया, जब माइक्रोस्कोप उसके पास आ गई तो इसने ना बहुत सारी चीज़ों को माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, जिस तरह ये बारिश का पानी होता है या सिरका होता है। ठीक हो गया, तो और बड़ी बहुत सारी चीज़, सलाइवा होता है हमारे मुंह का, तो इसको इसने जब माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो इसको ना माइक्रोस्कोप के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म नज़र आए। ठीक हो गया, तो 1674 में, मतलब उसके 4 साल के बाद उसने ये वाले जो माइक्रोब्स थे उनको एक नाम दे दिया जिसको हम कहते हैं एनिमलक्यूल्स। एनिमलक्यूल का मतलब ही नन्ही मखलूक होता है। तो 1674 में लीवन हुक ने इन माइक्रोब्स को किसका नाम दिया, एनिमलक्यूल्स का। फिर उसने लोगों को बताने के लिए इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की क्या बनाई, ड्राइंग्स बनाई, उनकी शक्लें बनाई। ठीक है, जो उसको माइक्रोस्कोप में नज़र आई, तो फिर उनको डिस्क्राइब किया कि बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, प्रोटोजोन ऐसे होते हैं, फंजाई ऐसी होती है। ठीक है, और फिर ये वाला जो साइंटिस्ट था ये 1723 में इसकी डेथ हो गई थी।